तो इस लेक्चर का टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स को स्टडी करने से पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर को बेसिकली हमें स्टडी करने की ज़रूरत क्या है। तो वेक्टर वैसे अगर देखा जाए तो 12th का टॉपिक है और 12th में वेक्टर अलजेब्रा में आता है ये। तो बेसिकली इट इज़ ए टॉपिक ऑफ 12th, लेकिन हमें 11th के स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स में इसको पढ़ना होता है टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स। तो इसकी ज़रूरत क्या है, पहले जरा इसको देख लेते हैं। तो सपोज़ एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे कुछ फोर्सेस अगर लगाए जाएं, सपोज़ इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, लेट्स से दिस इज़ ऑफ 5 न्यूटन, और सपोज़ यहाँ पे ये फोर्स लगाया 2 न्यूटन। और अगर मैं पूछूं कि इनका रिज़ल्टेंट क्या होगा, तो इनका रिज़ल्टेंट कोई भी बता सकता है। इसको वेक्टर की नॉलेज नहीं भी है वो भी बता सकता है कि इन दोनों का रिज़ल्टेंट 5 + 2 7 हो जाएगा। और रिज़ल्टेंट का मतलब होता क्या है? रिज़ल्टेंट का मतलब होता है कि मैं इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस कर सकूं एक सिंगल फोर्स से। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दूं तो वो सिंगल फोर्स यहाँ पर 7 न्यूटन के बराबर होगा। तो 5 + 2 दिस इज़ 7। अगर मैं यही 5 और 2 सपोज़ अगर 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में और 2 न्यूटन अगर सपोज़ इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं और फिर हम पूछूं कि व्हाट इज़ द रिज़ल्टेंट, तो अभी भी हम बहुत आसानी से ये आंसर कर सकते हैं कि 5 और 2 इनका जो रिज़ल्टेंट है वो 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों फोर्सेस को यहाँ से हटाओ और हटा करके मैं उसको 3 न्यूटन से अगर रिप्लेस कर दूँ तो बात बराबर है। तो इस 5 और 2 का जो कंबाइंड इफ़ेक्ट है, उस कंबाइंड इफ़ेक्ट को आप 3 न्यूटन लगा करके भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो रिजल्टेंट का ही मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को हटाया जाए और उनके जगह पर एक सिंगल फोर्स लगाया जाए, तो उस सिंगल फोर्स को हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों सिचुएशन में हमने इजीली आंसर कर दिया कि रिजल्टेंट क्या होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये 5 और 2 सपोज़ अगर किसी और डिफरेंट डायरेक्शन में है, सपोज़ दिस इज़ द 5 न्यूटन फोर्स एंड सपोज दिस इज़ द 2 न्यूटन फोर्स, तो फिर हमें बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि 5 और जो 2 है यहाँ पर, ये 5 और 2 इनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 फोर्सेस। तो इसका आंसर डायरेक्टली हमारे पास में यहाँ पर नहीं होगा। और एक तरीके से जो वेक्टर अलजेब्रा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देने वाला है। तो हमें इसका मतलब है कि इस चैप्टर को, वेक्टर को पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने के बाद में हम उनके आंसर्स कर पाएंगे, और फिज़िक्स में हमें हर कदम पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं और वेक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब फ़िज़िक्स जो हम पढ़ेंगे, और उन फिज़िक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास आएंगी, उनके डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और 11th 12th में बहुत सारी इस तरीके की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आने वाली हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो भी हैं उन क्वांटिटीज़ को हम ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड अदर इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी है जो जनरली हमें अपने कोर्स में 11th 12th के कोर्स में नहीं पढ़नी होती है, वो है टेंशन क्वांटिटी। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। तो हमारे लिए क्वांटिटीज़ दो ही तरीके की होंगी, एक तो हो गई वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। अब ये होती क्या है, तो इनको पहले स्टडी कर लेते हैं। तो वेक्टर एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, फुल्ली उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वन इज़ कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, और उसका डायरेक्शन क्या है। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो इसके पास में दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर और मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा के अपने कुछ सर्टेन रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, कुछ लॉज हैं। उन लॉज को, इन क्वांटिटीज़ को एक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा।
बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं कई बार कि उनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उनमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर वेक्टर क्वांटिटी। तो अब एग्जांपल बहुत सारे हैं और ये जो एग्जांपल्स हैं कुछ एक टेंटेटिव एग्जांपल्स हम यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसी क्वांटिटी है जिनको जनरली हम 9th वगैरह में ही पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो इन क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ऑब्वियस है फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, तो बहुत सारी इस तरह की क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम इस कैटेगरी में यहाँ पर रखेंगे। स्केलर क्वांटिटी किनको कहेंगे? तो स्केलर क्वांटिटीज़ जिनमें कोई डायरेक्शन हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी जस्ट वैल्यू हम बतानी पड़ती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज़ मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं होता इसमें। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड हो गया, एक तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल्ड वगैरह हो गया। तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज़, मास हो गया, इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिनको हम इस कैटेगरी में यहाँ पर रखेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें देखने में लगता है कि वो वेक्टर होंगी लेकिन वो होती स्केलर है। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि हमें देखने में वो स्केलर लगती हैं, सुनने में, समझने में स्केलर लगती हैं, लेकिन वो होती वेक्टर है। तो उन क्वांटिटीज़ की डिटेल में अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन फ़िलहाल इनको आप ध्यान रखें कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये क्वांटिटीज़ कुछ इस तरीके की हैं। क्योंकि जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, वो वर्ड्स कभी ना कभी आगे चल कर के वो डिफरेंट चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस है कि हमें 2 साल में जो पढ़ना है, 2 ईयर प्रोग्राम में जो पढ़ना है, 2 साल 11th 12th के कोर्सेज में जो पढ़ना है, वो ऑब्वियस है कि सब कुछ एक साथ अभी हम यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। अभी हम बस केवल इतना यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट जो मैथमेटिक्स हम यहाँ पर पढ़ें उससे हमारा काम चल जाए और हम मैथमेटिक्स में कहीं पर भी एक तरीके से रेजिस्टेंस फॉलो ना करें, रेजिस्टेंस हमें नहीं आए, हम क्वेश्चंस कर पाएँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो कुछ क्वांटिटीज़ जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, तो एरिया हमें सुनने समझने में लगता होगा कि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जैसे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी हमें ऐसा लगता होगा, बट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज़ है? तो फिज़िक्स में जो भी क्वांटिटीज़ हमने वेक्टर स्केलर में रखा हुआ है वो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है कि उनकी ज़रूरत हमें कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पड़ती है, उसके हिसाब से चीज़ों को वेक्टर स्केलर इस तरीके से बोला जाता है। कोई भी क्वांटिटीज़ ऐसा नहीं होती कि वो बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर होती है, स्केलर होती है। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन नीड, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत कैसे कैसे पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटीज़ आर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे प्रेशर, तो एक क्वांटिटी है प्रेशर, और प्रेशर जैसे हमें लगता है फोर्स से रिलेटेड क्वांटिटी है, फोर्स है, एरिया है, लेकिन दिस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों स्केलर क्वांटिटी है? तो वैसे कि जब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर का चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर हमें इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो फिलहाल अभी उतनी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे इसमें। इसके अलावा जैसे हो गया इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, जब किसी वायर में करंट को आप दिखाते हो, सपोज़ ये कोई वायर है, इस वायर में करंट को आप दिखा रहे हो और एरो बना के करंट को दिखाते हैं, 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, 4 एम्पेयर, इस तरीके से करंट को दिखाया जाता है। तो मैग्नीट्यूड भी है 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, और डायरेक्शन भी है कि एरो बना के डायरेक्शन को हम दिखाते हैं। लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो ये वेक्टर अलजेब्रा के जो लॉज हैं उनको ये फॉलो नहीं कर पाता है, तो इट डजंट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो इसलिए इस क्वांटिटी को हमने रखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी में, ये वेक्टर नहीं है, तो इट इज़ नॉट वेक्टर। तो देखने में हमें लग रहा है इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है, बट इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से कई सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हो सकती हैं। तो ये थोड़ी स्पेशल इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं जिनका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से एक क्वांटिटी है सरफेस टेंशन।
तो सरफेस टेंशन ऑब्वियसली कि अभी हम इसके बारे में शायद उतना नहीं जानते हैं, लेकिन सरफेस टेंशन भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये फोर्स अपॉन लेंथ है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ये फोर्स अपॉन यहाँ पर ये लेंथ होता है सरफेस टेंशन, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो जनरली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो बना लेते हैं। एरो का अपना एक इस तरीके का डायरेक्शन दिखाया जाता है, तो इस तरीके से एरो ये डायरेक्शन दिखा रहा है। तो वेक्टर जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो दिस पॉइंट इज नॉन एज टेल एंड इट इज़ हेडिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन। तो इधर की तरफ जा रहा है यहाँ पर ये, और ये इसका हेड पॉइंट हो गया। तो दिस इज़ टेल पॉइंट एंड दिस इज़ हेड पॉइंट। और ये एरो तो एक तरीके से डायरेक्शन को दिखाया जाता है। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए इसके लेंथ का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं वेलोसिटी को दिखा रहा हूँ, तो अगर मुझे वेलोसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, और मैं कुछ इस तरीके से अपना स्केल बना सकता हूँ कि इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का यूज़ मैं 10 मीटर पर सेकेंड को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे को 5 मीटर पर सेकेंड दिखाना होगा तो फिर मैं 5 सेंटीमीटर कर दूंगा उसके लेंथ को। अगर मुझको 1 मीटर पर सेकेंड दिखाना होगा तो 1 सेंटीमीटर कर देंगे उसको। तो इस तरीके से लेंथ के प्रोपोर्शन में मैग्नीट्यूड को दिखा दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पर वी कैन राइट कि जो एरो है, एरो गिव्स द डायरेक्शन। जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो जो है वो डायरेक्शन को बताता है, एंड लेंथ ऑफ एरो, जो भी ये डायग्राम हमने बनाया उसमें जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन ऑब्वियस है कि हम इसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए। मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके साइड में यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। जैसे अगर मैं प्रीवियस पेज पे जाऊँ और इस पर अगर मैं ये दिखाऊँ, तो जैसे यहाँ पर मैंने 5 न्यूटन को थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है, 2 न्यूटन को थोड़ा सा छोटा बनाया हुआ है, और मैंने सीधे सीधे 5 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं इसको मेज़र नहीं करने लगूंगा कि 5 न्यूटन वाले वेक्टर की लेंथ मैंने कितनी बनाई है, 2 न्यूटन वाले की लेंथ मैंने कितनी बनाई है। ऑब्वियसली कि बार बार ये सब करना इतना आसान नहीं होगा कि हम इसके लेंथ को चेक करते रहें। बस बेटर ये होगा कि हम एरो का यूज़ करें डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो एरो का यूज़ डायरेक्शन को दिखाने के लिए कर लें और बगल में उसका मैग्नीट्यूड लिख लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो जनरली हम ऐसा ही करते हैं। तो ये लेंथ वगैरह को हम उतना यूज़ करते नहीं। डायग्राम बनाने में अच्छे लगेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अगर मुझे 10 मीटर पर सेकंड को दिखाना है, तो 10 मीटर पर सेकंड के लिए अगर मैं इतनी लेंथ का एरो यूज़ कर रहा हूँ, और सपोज़ अब मुझे दिखाना है 6 मीटर पर सेकंड को, तो मुझे थोड़ा छोटा एरो यूज़ करना चाहिए। तो जनरली डायग्राम में हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये जस्ट अप्रॉक्सीमेटली खुद से कर लेंगे। इसमें हम कोई मेजरमेंट वगैरह इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि उसको करना इतना हमारे लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा लेटर्स का यूज़ करके भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेटर्स का यूज़ करके एक वेक्टर के ऊपर अपने अगर ऐसे एरो बना दिया, तो इसका मतलब है कि जो ए है वो ए एक वेक्टर क्वांटिटी, ए इज़ वेक्टर क्वांटिटी। एक तरीके से ये इससे दिख जाता है। तो किसी लेटर के ऊपर अगर एरो बना दिया जाए इस तरीके से, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो एरो है वो बेसिकली वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, जस्ट एक सिंबल है। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो ए है तो हम ए के ऊपर बस ऐसे एरो बना लेंगे। तो ये जो एरो यहाँ ऊपर बना रखा है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक सिंबल का काम करता है। और अगर हम मैग्नीट्यूड को दिखाना चाहते हैं तो हम इस तरह से मॉड का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से, या सिंपली हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं। तो सिंपली ए लिखा है या फिर मॉड ए लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड के लिए इस तरीके का यूज़ करते हैं। कुछ बुक्स में या ज़्यादातर जो ओल्ड बुक्स होती हैं उसमें ये एरो का सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, एरो वाला कम यूज़ करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, लेटर को डार्क कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को बताना है कि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या करेंगे कि ए को डार्क कर देंगे। तो थोड़ा सा ए सपोज डार्क कर दिया गया यहाँ पर ए को, तो ए को अगर मैं डार्क कर दूँ, तो डार्क लेटर्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। तो किसी लेटर को अगर
डार्क किया हुआ है अगर बुक में स्पेशली, तो इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली कि ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें लेटर को एक तरीके से डार्क करना होगा, तो बार बार डार्क करना इतना आसान नहीं होगा, और इसमें प्रिंटिंग एरर्स भी हो सकती है। अगर लेटर को डार्क करना भूल गए अगर प्रिंटिंग में, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि वो वेक्टर था या स्केलर था, क्या था। तो ऑब्वियसली कि ये ज़्यादा बेटर नोटेशन है अगर हम लेटर्स का यूज़ करके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है उसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर के लिए ये लिखा हुआ है कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सपोज एक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से बता दिया गया है, और उस वेक्टर को अब मुझे यहाँ पर उसका डायग्राम बना करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से ये 4 डायरेक्शन दिखा देंगे। तो उसमें ये नॉर्थ हो जाता है, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ साउथ। अब देखिए ये जो वेक्टर दिया हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, लेकिन कहाँ से? ऑफ ईस्ट। तो 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है ईस्ट से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वेक्टर को दिखाने के लिए, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे 30 डिग्री। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसी के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि ये 60 डिग्री है ईस्ट की तरफ, 60 डिग्री ईस्ट की तरफ है, लेकिन कहाँ से? नॉर्थ से। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ईस्ट से 30 डिग्री बन रहा है, नॉर्थ से 60 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब दोनों से इक्वल एंगल नहीं बन रहा है। कई बार सिंपली इतना लिखा रहता है कि एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है, सपोज सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, लेकिन किधर है ये लिखा हुआ नहीं है, एंगल नहीं बताया हुआ है। अगर एंगल नहीं बताया हुआ है तो उस केस में हम ये समझते हैं कि जो एंगल है वो एंगल इसका मतलब 45 डिग्री होगा, क्योंकि अगर 45 है तो ईस्ट से 45 होगा और नॉर्थ से 45 होगा। तो अगर एंगल मेंशन नहीं किया जा रहा है इसका मतलब कि वो बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है। अगर एंगल मेंशन किया जा रहा है तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेंगे कि वो क्या है। तो 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है ईस्ट से, या 60 डिग्री ईस्ट की तरफ है नॉर्थ से। तो इस तरीके से वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल यहाँ पे किस तरीके से बताया जाता है। तो वेक्टर्स के बीच में एंगल का मतलब है उनके डायरेक्शंस के बीच में एंगल। सो इट इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। और वैसे किसी मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, उनके जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस के बीच में एंगल है। एंड दिस एंगल इज मेजर्ड when vectors are connected tail to tail और हेड टू हेड। तो वेक्टर्स जो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, या तो उनके दोनों के हेड मिले होने चाहिए या फिर उन दोनों के टेल मिले होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए दो यहाँ पर ये वेक्टर्स हैं, सपोज ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के टेल मिले हुए हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। या फिर वेक्टर इस तरीके से हो सकते हैं कि दोनों के वहाँ पर हेड मिले हुए हों, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। तो इन केसेस में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये जो सिस्टम है, ये पहला वाला जहाँ पे टेल टू टेल मिला हुआ है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर लाइट का सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है तो डाइवर्जिंग रेज की तरह लग रहा है। तो डाइवर्जिंग रेज जैसा सिस्टम यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर कन्वर्जिंग रेज जैसा सिस्टम बन रहा है कि यहाँ पर आकर के ये रेज कन्वर्ज हो रहे हैं। तो दिस इज़ कन्वर्जिंग सिस्टम एंड दिस इज़ डाइवर्जिंग सिस्टम। तो या तो सिस्टम कन्वर्जिंग होना चाहिए, डाइवर्जिंग होना चाहिए, या फिर इस तरीके से कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो ये जो दो डायरेक्शंस दिख रहे हैं, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का यहाँ पर ये एंगल है थीटा। ये जो दो डायरेक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल यहाँ पर ये थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर एंगल थीटा को मेजर किया जाएगा। और ये ध्यान रखेंगे कि थीटा जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में ही आए। एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो एंगल जैसे यहाँ पर ये भी एंगल है और एक तरीके से ये वाला एंगल भी है, तो इन दोनों में से हम वो एंगल लेंगे जो एंगल इस रेंज में आए। ठीक है, तो हम इस रेंज के एंगल को ही एंगल मानते हैं, 180 डिग्री के ऊपर हम नहीं जाएंगे यहाँ पर इसमें।
तो एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। लेकिन क्या होगा अगर दो वेक्टर सपोज इस तरीके से मिले हुए हैं, एक वेक्टर सपोज यहाँ पर ये है और सपोज दूसरा वेक्टर यहाँ पर ये है, ये ए वेक्टर और सपोज यहाँ पर ये बी वेक्टर, और सपोज ये एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, तो क्या इस एंगल थीटा को हम बोलेंगे कि ये ए और बी के बीच में है? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे यहाँ पर। तो इन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर एंगल निकालने के लिए? अब जैसे ये बी का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ़्ट है, ठीक है, तो मैं बी को यहाँ पर यहाँ से उठा देता हूँ और ये डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ बी के डायरेक्शन को। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एक वेक्टर को अगर आप उसके पैरेलल इधर उधर कर दो तो वेक्टर का डायरेक्शन वही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर ये वही डायरेक्शन है, वही मैग्नीट्यूड, सब कुछ वैसे मैग्नीट्यूड से कोई खास मतलब है नहीं यहाँ पर। आप बस ये कहो कि उसी डायरेक्शन का ये बी वेक्टर है। तो अब ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे दिस इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और अब के बाद ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। आप ध्यान रखो कि अगर ये थीटा है तब जाकर के ये एंगल 180 माइनस थीटा हुआ है। तो हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल मिले होने चाहिए। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि ए वेक्टर को ही खिसका लो। अगर आप ए वेक्टर को इस तरीके से बना देते हो तो वही वैसे डायरेक्शन आपने ए वेक्टर का बना दिया वापस से, और ये जो एंगल होगा, अब ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एंगल्स निकाल पाएंगे। जैसे सपोज़ कुछ एक एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पर लूँ, तो एक एग्जांपल सपोज़ कुछ इस तरीके का अगर दिया हुआ है कि एक ये वेक्टर है और सपोज़ एक ये वेक्टर है और ये एंगल सपोज़ 120 डिग्री है, तो ऑब्वियसली कि ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर मुझे सीधा सीधा ऐसा दिख जाता है तो फिर उस केस में 180 माइनस 120 आंसर हो जाएगा, दिस इज़ 60 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर एंगल्स के आंसर निकाले जा सकते हैं।